हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये हमारे MPS 001 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के एग्जाम का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बना रखे हैं जिसके अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स आपके जून 2026 सेशन के लिए मैंने उन्हें कवर किया हुआ है। जो हमारा वीडियो है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी कि आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उस पर मैं जो मेरी लाइव क्लासेस आती हैं उनके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नोट्स या गेस्ट पेपर चाहिए तो आपको एट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हाई भेज सकते हो एंड बाकी की डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप के हमारे नोट्स हैं। MPS 001 के जो यूनिट वाइज नोट्स हैं उसके अंदर आपको जो भी एग्जाम की पास्ट 5 ईयर्स में यूनिट्स आए हैं वो यूनिट्स के समरी का जो फॉर्मेट है इस तरीके से आपको मिल जाता है, जिसमें हमने जो चीज़ें हैं उन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस किया है और यूनिट वाइज ये कंटेंट हमारा होता है। ठीक है, और डिटेल्ड होता है। सेम ऐसा ही हिंदी के लिए भी है MPS 001 यूनिट वाइज नोट्स, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों हमें करना है, सिद्धांत क्या होता है, इस तरीके से यूनिट के हिसाब से जो डिटेल्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसके अंदर नोट्स में आपको मिल जाएंगी, जो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 वीडियो का। डिस्कस द जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन इन फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के अंदर जो जेंडर लिंग भेद है इस पे हमें चर्चा करनी है। तो फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है? फेमिनिज्म यानी कि हिंदी में इसे हम कहते हैं नारीवाद, यानी जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों की डिमांड करते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए समान अधिकारों की डिमांड करते हैं वो नारीवादी होते हैं। तो नारीवाद में सेक्स और जेंडर के बीच अंतर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि ये बताता है कि जो पुरुष और महिला हैं उनके बीच में आज जो हमें इनइक्वालिटी देखने के लिए मिल रही है वो क्यों मिल रही है। तो फेमिनिस्ट गाइज आर्ग्यू करते हैं कि काफी सारे जो डिफरेंसेस हैं वो सोशली बनाए गए हैं, यानी कि समाज के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि जो फेमिनिस्ट है वो आर्ग्यू करते हैं कि पुरुष और महिला के बीच में जो अंतर है वो जैविक नहीं होते, वो समाज के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो जब हम जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन कर लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि समाज ने किस तरीके से पुरुषों और महिलाओं को अनइक्वल रोल्स दिए हुए हैं, उनसे एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी अलग अलग हैं। तो सेक्स तो आपका होता है जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उनके बॉडी के हार्मोन्स में, क्रोमोसोम्स में जो भिन्नताएं हैं जो नेचुरली बर्थ से होती हैं। तो मेल और फीमेल के जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है वो आपके जैविक लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो जेंडर होता है ये समाज के द्वारा बनाया गया होता है। यहाँ पे जो सोशल कल्चर और साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स होते हैं, किसी मेल से एक्सपेक्ट करना, किसी फीमेल से एक्सपेक्ट करना, जैसे कि किसी महिला से एक्सपेक्ट करना कि वो घर की देखभाल करे, घर में काम करे, वो शांत स्वभाव की हो, तो ये जेंडर के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये नेचर ने नहीं बनाया है। सेम ऐसे ही लड़कों से एक्सपेक्ट करना कि बॉयज तो स्ट्रांग होते हैं या बॉयज को ब्लू कलर पसंद होता है, वुमेन को पिंक कलर पसंद होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें सोशल कंस्ट्रक्शन देखने के लिए, सामाजिक रूप से निर्मित देखने के लिए हमें मिलता है। तो फेमिनिस्ट जो है वो क्या इस चीज पर अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं? तो फेमिनिस्ट कहते हैं कि सेक्स बायोलॉजिकल है, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। समाज पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग भूमिकाएं दे रहा है जिसकी वजह से समाज में हमें असमानता देखने के लिए मिलती है। जो फेमिनिस्ट है वो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं महिलाओं के, जैसे वुमेन्स को इमोशनल कहना, वीक कहना, डिपेंडेंट कहना, और मेन को डोमिनेंट और रैशनल कहना, इन चीजों को क्या करते हैं, इन चीजों पे
सवाल उठाते हैं, इन चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं, जिसे कहा जाता है जेंडर रूढ़ियों की आलोचना करना। तो इनका विश्वास है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये महिलाओं की फ्रीडम और उनकी अपॉर्चुनिटीज को क्या कर देते हैं दोस्तों, लिमिट यानी कि सीमित कर देते हैं। फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं जो जेंडर रोल्स हैं वो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए होते हैं, ना कि नेचर के द्वारा बनाए गए होते हैं। तो केयर गिविंग इज ऑफन लिंक्ड टू वुमेन नॉट बिकॉज ऑफ बायोलॉजी बट बिकॉज ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस। तो महिलाओं से कहा जाता है कि आप बच्चों की देखभाल करो, तो क्योंकि ये समाज उनसे ऐसी अपेक्षा करता है। फिर आपका फेमिनिस्ट पेट्रियार्की की बात करते हैं। पेट्रियार्की की वजह से पावर रिलेशंस अलग अलग हैं। जेंडर रोल्स जो होते हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई करते हैं। फेमिनिस्ट जो है इक्वल राइट्स की डिमांड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि पीपल शुड बी फ्री टू चूज द रोल्स एंड करियर्स विदाउट जेंडर रिस्ट्रिक्शंस। जो लोग हैं वो आजाद होने चाहिए। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप बताओगे फेमिनिस्ट जेंडर लिंग भेद पर जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसके आपको यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं। देन आपको फेमिनिस्ट थिंकर के कुछ व्यूज आप बता सकते हो, जैसे कि साइमन दे बीवर जिन्होंने बोला कि स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। तो वो कहती हैं कि समाज जो है वुमेन्स को उनके रोल्स और आइडेंटिटीज प्रोवाइड करता है। देन आपके जो जूडिथ बटलर है वो कहते हैं जेंडर इज नॉट फिक्स, बल्कि वो सोशल एक्शंस के द्वारा, बिहेवियर के द्वारा बार बार जब आप वो चीज करते हो तो फिर वो आपके ऊपर थोप दिया जाता है। तो जेंडर और सेक्स डिस्टिंक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये समाज में जो असमानता है उसको समझने में हमारी मदद करता है, जो विभिन्न भेदभाव हैं उन्हें चुनौती देता है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। मतलब महिलाओं की फ्रीडम, उनकी एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इन सब चीज़ों का ये समर्थन करता है। जो पुराने स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है, उसको चुनौती देने में काम करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ आलोचकों का क्या मानना है कि जेंडर भूमिकाओं को समझने में जैविक अंतर को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरों का मानना है कि जेंडर पर अत्यधिक जोर पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को कमजोर कर सकता है, कि अगर आप जेंडर पे ज्यादा जोर दोगे तो पुरानी जो समाज में चली आ रही परंपराएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और फिर कौन काम करेगा, ना तो पुरुष ही बच्चों की देखभाल करेंगे ना महिलाएं ही बच्चों की देखभाल करेंगी। तो जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो खराब हो जाएंगे। इस वजह से कुछ लोग जो ये जेंडर सेक्स डिस्टिंक्शन है इसको क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं मेल एंड फीमेल में। सो जेंडर डिस्टिंक्शन एक सेंट्रल आइडिया रहा है हमेशा से ही फेमिनिज्म का, और वो इसको यूज करते हैं फ्रीडम, डिग्निटी, इक्वल राइट्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है ना। तो फाइनल जो एक कंक्लूजन निकल कर आता है वो क्या है कि सेक्स तो बायोलॉजिकल होता है बट जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। इस लाइन से भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है, एक्सप्लेन दिस टर्म। तो सेम यही आंसर आपका बन जाएगा। फिर आपको अगले क्वेश्चन में कट्टरवाद के जो विशेषताएं हैं, बुनियादी विशेषताएं फंडामेंटलिज्म की आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। तो गाइस फंडामेंटलिज्म एक इस टाइप का सिस्टम है जो क्या करता है, सपोर्ट करता है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड सेक्रेड टेक्स्ट। कि जो पुराने हमारे धर्म वाले जो सिद्धांत हैं, ट्रेडिशनल जो धार्मिक सिद्धांत हैं, प्लस जो हमारे मूल्य हैं और जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, ये कहता है कि ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और हमें इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। यह आधुनिक व्याख्याओं का विरोध करती है और मूल मान्यताओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। यह सामान्यतः आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरता है। तो जब लोग मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलरिज्म, कल्चरल चेंज का विरोध करते हैं, ठीक है, तो वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, फंडामेंटलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पुरानी चीजों को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ थिंकर्स हैं जैसे कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने फंडामेंटलिज्म को एक डिफेंसिव रिएक्शन बताया है अगेंस्ट मॉडर्निटी टू प्रिजर्व द रिलीजियस आइडेंटिटी एंड द बिलीव्स, कि ये कट्टरवाद आधुनिकता के विरुद्ध एक रक्षात्मक प्रक्रिया होती है। फंडामेंटलिज्म अटेम्प्ट करता है सेक्रेट जो ट्रेडिशंस है उन्हें रिस्टोर करने के लिए, सेक्युलर इन्फ्लुएंसेस को ये रेजिस्ट करता है। अब यहाँ पे हम इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये धार्मिक ग्रंथों के कठोर पालन पर जोर देता है।
ये विश्वास है कि आप जो लिटरल और स्ट्रिक्ट सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को फॉलो करो, जैसा उसमें लिखा है वैसा ही उसको फॉलो करो, रिलीजियस टीचिंग्स को फॉलो करो, रिलीजियस टीचिंग्स पे किसी भी तरीके का सवाल मत उठाओ। मॉडर्निटी का ये पूरा विरोध करता है और कहता है कि ये सारे चेंजेस जो होते हैं ये अच्छे नहीं होते हैं, ये हमारे धर्म के लिए, हमारे मूल्यों के लिए खतरा होते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन के ये खिलाफ है और ये कहते हैं कि इनका जो रिलीजन है केवल वही अच्छा है और सिर्फ अपने ही रिलीजन को एकमात्र सत्य का मार्ग मानते हैं। जो दूसरे बिलीव्स हैं, उनके दूसरे धर्मों के जो भी इंटरप्रिटेशंस हैं उन्हें ये रिजेक्ट करते हैं। ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने की बात आती है, ट्रेडिशन को लॉ जो सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे असेंशियल माना जाता है। तो जो भी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है उनके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी होती है, अपनी कम्युनिटी के प्रति उनमें लॉयलिटी होती है। तो जो भी फंडामेंटलिज्म वाले फॉलोअर्स होते हैं ना, उनकी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस आइडेंटिटी यानी कि मजबूत धार्मिक पहचान होती है। तो ध्यान से आपको सारे पॉइंट्स को याद करना है, कौन कौन से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें फंडामेंटलिज्म में देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला जो है वो यही है कि धार्मिक के जो ग्रंथ हैं उनका कठोरता से पालन करना है। मॉडर्निज्म यानी आधुनिकता का विरोध करते हुए केवल अपने ही धर्म को सत्य मानना है। जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उन्हें फॉलो करना है। ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट होता है समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एक मजबूत धार्मिक पहचान की बात होती है यहाँ पे। ये धर्मनिरपेक्षता का विरोध भी करते हैं। तो जो भी फंडामेंटलिज्म है ये सेपरेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है कि धर्म को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। ठीक है, इस बात के ये क्या होता है, खिलाफ होता है। ठीक है, जैसे हम आज क्या कहते हैं, सेक्युलर बनो, धर्म और पॉलिटिक्स अलग अलग होता है, धर्म हमारा निजी मामला होता है। तो इस चीज की बात पे ये विश्वास नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि धर्म को किसी भी देश की सोसाइटी और वहां के गवर्नेंस में ज्यादा भूमिका प्ले करनी चाहिए। तो फंडामेंटलिज्म स्ट्रिक्ट मॉरल जो वैल्यूज होती हैं, फैमिली, ड्रेस, बिहेवियर, इन चीजों को भी फॉलो करता है कि मतलब जो भी मॉडर्न चीजें हैं ना, मॉडर्न क्लोथिंग वगैरह, इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अपोजिंग व्यूज को कभी भी ये अच्छे से नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। मतलब इनको लगता है कि अगर कोई भी इनके खिलाफ है तो वो देश की यूनिटी के लिए खतरा है। फंडामेंटलिज्म, जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं वो ट्राई करते हैं प्योर जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रिलीजन है उसको क्या करने की, वापस से पुनर्जीवित करने की। तो फंडामेंटलिस्ट एम्फेसाइज करते हैं डिसिप्लिन, ओबीडियंस, कलेक्टिव यूनिटी। मेंबर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कॉमन रूल्स एंड बिलीव्स को फॉलो करें। सो दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आपकी फंडामेंटलिज्म यानी कि कट्टरवादी आइडियोलॉजी पूरी एक्सप्लेन हो जाती है। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर फंडामेंटलिज्म एक्सेसिव हो जाता है तो वहां पे इंटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है। मतलब समाज में कट्टरवाद और संघर्ष वगैरह फैल सकते हैं। लोगों की जो फ्रीडम ऑफ थॉट है, सोशल प्रोग्रेस है, उसमें कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा हो सकता है। तो कट्टरवाद कठोर आस्था, परंपराओं के संरक्षण और गाइस क्या, नैतिक अनुशासन पर बल देता है। तो यद्यपि यह धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करता है, लेकिन ज्यादा जो कठोरता है वो विविध समाजों में संघर्ष और असहिष्णुता को उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो फंडामेंटलिज्म क्या कर रहा है, सर्टेनिटी की डिमांड कर रहा है, स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहा है। वो दुनिया जो परिवर्तित हो रही है, बदल रही है, वहां पर। सो नाउ यहाँ पे अगला आपका उदारवाद वाला क्वेश्चन है। लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है दोस्तों जो इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इन सब के ऊपर ज्यादा इम्फेसिस देती है। लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है मेनली यूरोप में डेवलप हुई थी 17th और 18th सेंचुरी में। ये फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, रिलीजन, इन सारी चीजों का समर्थन करती है। इसमें आपके थिंकर्स आ जाते हैं जॉन लॉक, जिन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, और उन्होंने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उनको नेचुरल राइट्स में रखा। फिर आपके जॉन स्टुअर्ट मिल हैं जो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं और कहते हैं कि लोगों को हमेशा फ्री होना चाहिए जब तक वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। टी.एच. ग्रीन ने पॉजिटिव लिबर्टी का आइडिया दिया था जहां पे वो कहते हैं कि जो राज्य है उसे अपनी जनता के जो लोग हैं उनके विकास में सहायता करनी चाहिए। अब आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सारे नोट डाउन कर लोगे, जितने भी पॉइंट्स हैं। पहला इंडिविजुअल लिबर्टी ही हो गया, यानी कि लोगों के पास आज़ादी होनी चाहिए बोलने की, सोचने की, अपने धर्म का पालन करने की। सभी लोग कानून के समक्ष बराबर होने चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव उनके साथ ना हो, किसी भी धर्म, जाति, जेंडर को लेकर। लिबरलिज्म एम्फेसाइज करता है कि जो भी लोग हैं, इवन जो रूलर है, जो शासक है, वो कानून का पालन करे। नो वन इज अबव द लॉ, और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना
चाहिए। तो लिबरलिज्म यानी उदारवादी आइडियोलॉजी में ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं। देन आपका एक पॉइंट आता है कि सरकार का जो रोल है वो लिमिटेड होना चाहिए ताकि वो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट कर सके। जो स्टेट है वो अननेसेसरी किसी के जो पर्सनल मैटर है वहां पे इंटरफेयर ना करे। फिर लोकतंत्र की ये लोग डिमांड करते हैं कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है क्योंकि वो जनता के पास होनी चाहिए, तो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करता है। राइट एंड फ्रीडम की डिमांड करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वोटिंग राइट्स, ह्यूमन राइट्स की डिमांड करता है। ये सारे जो राइट्स हैं ये ह्यूमन की डिग्निटी के लिए एसेंशियल होते हैं। लिबरलिज्म सपोर्ट करता है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड स्टेट अफेयर्स, यानी कि धर्म अलग होना चाहिए पॉलिटिक्स से। और क्लासिकल जो लिबरलिज्म थे वो फ्री मार्केट लिबरलिस्ट थे, वो फ्री मार्केट और प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे। मॉडर्न वाले कहते हैं कि हाँ स्टेट को थोड़ा बहुत सरकार के जनता के वेलफेयर के लिए अगर चाहे तो स्टेट थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकता है। उसके अलावा टॉलरेंस को ये एनकरेज करते हैं, मतलब किसी के अलग विश्वास है, अलग लाइफस्टाइल है तो हमें उसको सपोर्ट करना है। और सोसाइटी के अंदर जो डाइवर्सिटी है ये इसको वैल्यू देता है। लिबरलिज्म बिलीव करता है कि कोई भी जो सोसाइटी है वो अपने रिफॉर्म्स के माध्यम से, रैशनल थिंकिंग के माध्यम से इम्प्रूव हो सकती है। ये ग्रेजुअल सोशल और पॉलिटिकल चेंज को बढ़ावा देता है। फिर आपका टाइप ऑफ लिबरलिज्म में क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल लिबरलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम, फ्री मार्केट, मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन, इन सबको इंपॉर्टेंस देता है। और मॉडर्न वाला क्या करता है गाइस, वेलफेयर पॉलिसीज, लिमिटेड स्टेट इंटरवेंशन की बात करता है। कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो लिबरलिज्म है कभी कभी अगर आप ज्यादा फ्रीडम दे देते हो तो समाज में इनइक्वालिटी आ सकती है। तो कुछ आलोचकों का मानना है कि अत्यधिक स्वतंत्रता असमानता बढ़ा सकती है और सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर सकती है। समाजवादी पूंजीवाद और आर्थिक असमानता के समर्थन के लिए उदारवाद की आलोचना करते हैं, क्योंकि भाई उन्हें अपना सोशलिज्म ज्यादा अच्छा लगता है, कैपिटलिज्म ज्यादा अच्छा लगता है। जो कंजर्वेटिव्स हैं वो भी लिबरलिज्म के खिलाफ जाते हैं क्योंकि लिबरलिज्म ट्रेडिशंस और मॉरल वैल्यूज को वीक कर सकता है। तो ओवरऑल लिबरलिज्म गाइस एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो लिबर्टी पर बेस्ड है, जो फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स इन सबको प्रमोट करती है। ये एक ऐसी सोसाइटी की बात करती है जहां पे कोई भी जो इंडिविजुअल है वो फ्रीली अपना फुल पोटेंशियल डेवलप कर सके और उसको प्रोटेक्शन मिले अंडर लॉ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उसको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, सो लिबर्टी इज द फाउंडेशन ऑफ लिबरलिज्म। नाउ दोस्तों यहाँ पे आपके तीनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल वाला जो लिंक है उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले मैं MPS 1 के एग्जाम के लिए आपकी मैराथन क्लास लेकर आऊंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइव वाले को भी, ताकि आप मैराथन क्लास को देख पाओ जहां पे हम प्रिपेयर करेंगे, फाइनल रिवीजन करेंगे, सारे टॉपिक्स को शॉर्ट एंड इजी लैंग्वेज में मैं आपको वहां पे भी समझाऊंगी इसी तरीके से। टिल देन आप ये तीनों पार्ट्स MPS 001 का पार्ट 1, 2 और 3 तीनों को देखकर अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आपको नोट्स को परचेज करना है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाए थे नोट्स के सैंपल्स, तो इस टाइप के नोट्स को आप परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। स्कॉलरली माइंड्स की टीम आपको फुल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी।